करने वाले। तो आज पढ़ेंगे हम निर्वाचन आयोग। तो चलिए, पहला इंपॉर्टेंट जो सवाल बन सकता है वो बनेगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी सन 1950 को। अगर आपको कोई भी फैक्ट याद करना है तो लिंक बनाना सीखिए, लिंक बनाना कि कैसे याद किया जा सकता है। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी को। 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और 26 जनवरी को भारत ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो कि हम जानते हैं कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनकी शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है और अंत होता है राष्ट्रीय गीत से। चलिए अब देख लेते हैं जो अगला सवाल वो बनेगा निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का संविधान में वर्णन है। अब देख लेते हैं जो इससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं। तो 324 क्या बोलता है कि निर्वाचन का अधिक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास होगी। ले दे के बात ये है कि चुनाव की जो सारी शक्तियां हैं वो निर्वाचन आयोग के पास होगी। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 325 बोलता है कि धर्म, लिंग, जाति, वंश, मूल के आधार पर निर्वाचक नामावली हेतु अपात्र ना होना। तो ले दे के बात है कि इन 5 आधारों के अलावा अपात्र होने के आधार हो सकते हैं, बस ये 5 आधार पर आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। अगर वो दे देना कि नागरिकता, तो भैया नागरिकता के आधार पर आपको अपात्र कर सकते हैं। चलो 326 देख लेते हैं। अनुच्छेद 326 बोलता है वयस्क मताधिकार, मतलब जो 18 साल से ऊपर हो गए ना भैया, जो वयस्क हो चुके हैं वो वोट डालेंगे। 327 क्या बोलता है कि विधानमंडल चुनाव हेतु उपबंध कराने की संसद को शक्ति, मतलब चुनाव करने के जो नियम वगैरह बनाने हैं वो बना सकता है कौन, संसद बना सकती है। 328 बोलती है कि राज्य के अंदर जो चुनाव होंगे उनके संबंध में विधि बनाने की शक्ति राज्य सरकार को होगी। 329 क्या बोलता है, अनुच्छेद 329 बोलता है कि जब तक चुनाव चलेंगे उस दौरान जो न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा 329 में। क्योंकि हम जानते हैं ना कि भैया आप कोर्ट कब जाओगे, सबसे अंत में जाओगे। तो 324 से लेकर 329 तक बात करी गई। तो सबसे अंत में कौन सा आर्टिकल आ रहा, 329। तो निर्वाचन आयोग से जो न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है वो 329 है। ये आर्टिकल आपको रटना है, वो डायरेक्ट सवाल पूछेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब वो सवाल बना सकता है कि निर्वाचन आयोग का स्वरूप है संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक। तो आपको लगाना है संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्यों अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है। गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया निर्वाचन आयोग का। हमने देखा निर्वाचन आयोग का काम क्या है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन करना। संरचना कैसी होती है निर्वाचन आयोग की, संरचना होती है एक मुख्य आयुक्त होता है प्लस 2 अन्य आयुक्त निर्वाचन आयोग में हमें देखने को मिलते हैं। अब अनुच्छेद 324(2) क्या बोलता है कि निर्वाचन आयोग उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितना राष्ट्रपति नियत करे। मतलब आज अगर राष्ट्रपति तय कर ले कि निर्वाचन आयोग में 5 सदस्य होंगे, तो निर्वाचन आयोग कल से कैसा हो जाएगा, 5 सदस्यीय हो जाएगा। और 5 सदस्य के नाम हमें और रखने पड़ेंगे। क्या निर्वाचन आयोग शुरू से 3 सदस्यीय था? बिल्कुल नहीं था। निर्वाचन आयोग 16 अक्टूबर सन 1989 से पहले 1 सदस्यीय हुआ करता था। उसके बाद 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इस पर सवाल MPPSC पहले पूछ चुका है। फिर 1990 में एक बार फिर से 1 सदस्यीय निकाय बना दिया गया निर्वाचन आयोग को। और फाइनली अक्टूबर 1993 से लेकर अभी तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। चलिए अब देख लेते हैं निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग प्लस 2 अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी क्या है, जिसको ये रिपोर्ट करता है, जिसको जानकारी देता है, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी होती है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 324(3) क्या होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये कौन सा आर्टिकल वो पूछेगा, मुख्य निर्वाचन जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्य करता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 324(3). 324(4) क्या बोलता है कि प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखना, प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यहाँ एक चीज ध्यान देना, वो यहाँ पर पता क्या करेगा, निर्वाचन आयोग की जगह क्या लिख देगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर नहीं, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, जो 3 सदस्यीय निकाय है ना उसकी सलाह पर। ध्यान रखना, यहाँ पर वो फंसा सकता है। आगे देख लेते हैं, प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें पदावधि का निर्धारण कौन करेगा, माननीय राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे सेवा शर्तें पदावधि की। प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अब देख लो भैया, इसका ध्यान रखना, वहाँ पर ने क्या बात करी, नियुक्ति में निर्वाचन आयोग भाग ले रहा है और हटाने में कौन की सलाह ली जा रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पलट देगा ऑप्शन को। अब देख लेते हैं राज्य स्तर पर कौन होता है प्रमुख। तो राज्य स्तर पर चुनाव करवाने का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो चुनाव का अधीक्षण वगैरह करता है। नियुक्ति कौन करते हैं भैया, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसकी सलाह पर, राज्य सरकार की सलाह पर। चलिए अब देख लेते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित सेवा और शर्तें। तो निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 324(5). ये सब आपको बिल्कुल रटना है, समझना नहीं है, बिल्कुल रट लेना। 324(5) में सेवा शर्तों की बात की गई है। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो माननीय राष्ट्रपति महोदय सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। अब देखो भैया, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्या इनकी सेवा मतलब सेवा शर्तें शक्तियाँ अलग अलग होती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज़्यादा शक्ति दे दी गई है, बिल्कुल नहीं। तीनों की शक्तियाँ क्या होगी, समान होगी। तीनों की शक्ति कैसी है, समान है। सेवा शर्तें पेमेंट जो मिल रही है वो सब एक जैसी होती है। तीनों के वेतन भत्ते अनुलाभ किसके जैसे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे। यहाँ पर याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ऑप्शन में बताओ वो क्या करेगा, ये दे देगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है, सैलरी होती है, वेतन होते हैं, इस तरीके से फंसाएगा वो। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना है कि किसके समान होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अब सोच लो कि उन्हें निर्णय लेना है, सोच लो कि उन्हें आज 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी को पेपर करवाना बोलो, चुनाव करवाने। तो अगर बोले भैया मुख्य निर्वाचन आयोग बोलता है नहीं यार 25 जनवरी को करवाना है, और एक और बोलता है कि नहीं इतनी तारीख को करवाना है, तो अब क्या होगा, तो भैया वोटिंग होगी। तीनों बहुमत के आधार पर डिसाइड करेंगे, जो 2 जने बोल देंगे वो निर्वाचन आयोग का क्या हो जाएगा, मत हो जाएगा। अब देख लेते हैं निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब क्या हुआ, या तो आप 6 साल तक काम करोगे या 65 वर्ष, मतलब आपकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भले आपने 3 साल काम कराओ, जैसे ही आप 65 साल के होगे आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब त्यागपत्र देना पड़ेगा तो किसको दोगे आप, माननीय राष्ट्रपति महोदय को दोगे। क्यों, क्योंकि नियुक्ति किसने करी थी, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने। अब देख लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमने देखा था 324(5) में क्या दिया गया है, सेवा शर्तें निबंधन शर्तें दी 324(5) में। तो उसी अनुच्छेद के अंदर निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो प्रक्रिया क्या बोलती है कि जो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या होता है, दुर्व्यवहार व अक्षमता। प्रक्रिया क्या होती है, तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। और विशेष बहुमत क्या होता है कि भैया दोनों सदनों का बहुमत प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से कोई ये पास होना चाहिए।
समझ रहे हो? क्या होगा? उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अनुच्छेद 361 में ये विशेष बहुमत की प्रक्रिया का वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं, अपन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया, अब बचे 2 अन्य आयुक्त। तो 2 अन्य आयुक्त को कैसे हटाओगे? तो उसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही को याद रखना, मतलब भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिकमेंडेशन तो लगेगी, राष्ट्रपति हटा सकता है। इनको भी कौन? माननीय राष्ट्रपति महोदय ही हटाएंगे। अब देखो वो सवाल देगा कि अगर निर्वाचन आयोग कोई रिपोर्ट बनाता है तो रिपोर्ट किसको जाएगी? तो रिपोर्ट संसद को जाएगी। क्यों जाएगी? अब सोचो अगर सरकार को भेजे तो सरकार उस पर छुपा सकती है बातें, क्योंकि सरकार अपने फेवर में बात जाएगी, लेकिन संसद में पटल पर रखा जाएगी तो सब बराबर देख सकेंगे। अब देखो निर्वाचन आयोग के कार्य, तो आप इतने बड़े हो गए यार, एग्जाम दे रहे हो तो सबको कार्य तो लगभग पता ही होते हैं। जैसे निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन, कि ये विधानसभा क्षेत्र कहाँ तक का होगा, तो वो उसका देख लेते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन कर लेते हैं। आपकी वोटर आईडी वगैरह बनाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह में विवादों में न्यायालय की तरह कार्य करना, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह विवाद में न्यायालय की तरह कार्य करना, ये डबल से मैंने बोल दिया एक बार फिर इसके अलावा आचार संहिता बनाना, उसे आचार संहिता को लागू करवाना, ये निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं आचार संहिता वगैरह लागू करवाना। फिर क्या होगा? संसद तथा विधानसभा के सदस्य निर्भरता मामले में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। देखो संसद का अगर कोई व्यक्ति आयोग है, निर्भरता के अंदर आ रहा है, तो राष्ट्रपति को सलाह देगा निर्वाचन आयोग, और वहीं विधानसभा के मामले में राज्यपाल को सलाह देगा। अब जैसे कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ, तो जो राज्यपाल महोदय अगर निर्भरता के उसमें होते तो किससे सलाह लेते? माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे। रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग होने पर चुनाव का रद्द करवाना। अगर कुछ भी ऐसा होता ना कि आपके बूथ में क्या हो गया, जबरदस्ती वोटिंग हो रही, बंदूक की दम पे वोटिंग हो रही, कैप्चरिंग कर ली, ईवीएम लेके भाग गए, तो कौन डबल से चुनाव करवाएगा? माननीय निर्वाचन आयोग। चलिए फिर इसके अलावा राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष के पश्चात चुनाव कराए जाए या नहीं, उसकी सलाह को राष्ट्रपति को देना। अगर कहीं भी 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो 1 वर्ष के बाद चुनाव होने ही चाहिए। और ये सलाह अगर उसके बाद नहीं हो रहा है तो निर्वाचन आयोग बताता है कि भैया यहाँ पे चुनाव नहीं करवाए जा सकते क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके बाद आप देखेंगे। अब देख लो भैया, यहाँ तक तो होगी बात। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर, कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो VS रमादेवी थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी है। अन्य आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल है। तो कितने हो गए? 1+2, ये 2 हो गए, ठीक है, 1+2 हो गए। अब याद रखना, इनके सेवा निबंधन और जो शर्तें होती है वो किसके समान होती है? वेतन भत्ते माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। प्रक्रिया हटाने की किसके समान होगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। हटाने की प्रक्रिया में क्या होगा? विशेष संसद के विशेष बहुमत, मतलब 2/3 उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत से आप इन्हें हटा सकते हो। देखो अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की अर्हता। पदावधि का संविधान में वर्णन नहीं है। मतलब संविधान में हम देखते हैं जब पढ़ते हैं ना 324, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो वो होगी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष होगी, नहीं होगी, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति डिसाइड कर सकता है। निर्वाचन आयोग सेवानिवृत्ति पश्चात दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं है। निर्वाचन आयोग का सदस्य जो है ना, यूपीएससी का मेंबर, ये कुछ भी बन सकता है, तो उनकी कोई नियुक्ति पर रोक नहीं, दोबारा वो गवर्नमेंट की कोई भी आयोग में सदस्य बन सकते हैं। मत अब देखो, हम जो आज वोट डाल रहे हैं ना, हम जो वोटिंग करके आए हैं अभी मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए थे, तो उसका जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त हुए। आप जो मध्य प्रदेश की 230 सीट है उस पर मतलब चुनाव लड़ सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत? तो कोई अनुच्छेद के तहत नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत।
अब बात आती है चुनाव की अधिसूचना लोकसभा हेतु कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं, और विधानसभा हेतु राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। फिर आते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। देखो भैया एमपीपीएससी आजकल संविधान संशोधन पर लगातार सवाल पूछ रही है, तो याद रखना 61वां संविधान संशोधन के तहत जो वोटिंग की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब मानने लगे कि 18 वर्ष का लड़का, जो 18 साल के लड़का है या लड़की या फिर थर्ड जेंडर, इनमें दिमाग आ जाता है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग का मतलब होता है कि कोई विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र कितना बड़ा होगा, उसमें कितनी जनसंख्या आएगी, उसका निश्चय करना। तो परिसीमन आयोग पर संसद में, परिसीमन आयोग जो अपनी रिपोर्ट पेश करता है उस पर संसद में बहस नहीं होती है। चलिए, उसमें अभी तक कितने परिसीमन आयोग बने हैं, तो टोटल 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। कौन कौन से, एक 1952 में बना, 63 में बना, 73 में बना, 2002 में बना। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि पहला चुनाव 1952 में हुआ था, फिर 52 से 63, 73, 10 साल का अंतर आ रहा, और फिर 2002। फिर देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग, तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होगा। अब देखो भाई यहाँ पर ये लिख देगा कि निर्वाचन आयोग के सदस्य परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। भैया निर्वाचन आयोग के सदस्य नहीं, सिर्फ एक जना होता है। कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही परिसीमन आयोग का सदस्य होता है। आज हम जो वोटर आईडी लेके घूमते हैं, जी आप मेंस देने जब जाओगे तो वोटर आईडी में आपकी फ़ोटो लगी होती है, तो वो फ़ोटो कब से लगना चालू हुई थी, 1993 से वो फ़ोटो लगना चालू हुई थी। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय दल, तो अभी हमने पिछले महीने ही भारत में राष्ट्रीय दल 6 हो चुके हैं। कौन कौन से, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इससे पहले सीपीआई भी राष्ट्रीय दल थी, लेकिन अभी 3 महीने पहले सीपीआई को राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया। अब बची है सीपीआई एम, सिर्फ एम बची है राष्ट्रीय दल, वो आपको दे देगा सीपीआई भारत की राष्ट्रीय दल है, तो हटा देना। फिर आती है 5वां आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। इसको ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में चुनाव लड़ती है, नेशनल पीपल्स पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ती है। तो टोटल कितने राष्ट्रीय दल होगा, 6 राष्ट्रीय दल हो गए। अब देख लेते हैं ईवीएम। तो ईवीएम का पहला प्रयोग केरल की पारूर विधानसभा में 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश की 5 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग हुआ। तो वो पूछ लेगा मध्य प्रदेश में पहली बार ईवीएम का यूज़ कब हुआ था, तो 1998 में। भारत का संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम के द्वारा कब हुआ था, तो सन 2004 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। और वीवीपैट का यूज़ 2013 में पहली बार नागालैंड क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो भैया दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।